वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके साथ जुड़ूंगा 66 बीपीएससी की तैयारी में। और हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, ये करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, जो कि आपको रोज शाम को 7 बजे मिल जाया करेगा इसके रिगार्डिंग। लेकिन करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंस है ये हमारे बीपीएससी के एग्जाम में, ये मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, ताकि रोज आप हमारे साथ जुड़े इस चीज को पढ़ने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे दोस्तों कि करंट अफेयर जो है ये 3 तरह के पूछे जाएंगे। पहला क्या होगा कि हो सकता है कि ऐसे करंट अफेयर पूछे जाए जो कि आप डेली पढ़ रहे हो, यानी कि डेली बेसिस पे जो भी करंट अफेयर होते हैं करंट में पूछते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, यानी कि महीने के अंदर जितने भी चीजें करंट में हुई है वो सारी चीजें भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दूसरा है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र। ये हम कहां से और कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में मैं अभी आपको क्लास जब दूंगा तो बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है और कहां से आप चीजों को पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा अपने इस चैनल के माध्यम से। जी हाँ, राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यहां से जो भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, वो आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी में करीब 2 से 3 साल का क्वेश्चन आंसर पूछा जा सकता है। यानी कि 2017, 18, 19, अभी 20 चल रहा, हो सकता है कि 21 में आपका एग्जाम होगा 66 बीपीएससी का, हो सकता है, इट में भी। ठीक है, तो कम से कम ये 3 साल का, यानी 18 से लेकर मान लीजिए 18, 19 या 20 तक का जो करंट अफेयर होगा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का, वो घटनाक्रम आपको पढ़ना होगा, जिसके नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे आपको यहाँ पे हमारे द्वारा, तो आप इसको भी पढ़ेंगे हमारे साथ। और जो करंट अफेयर का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों, वो होता है स्टैटिक जीके का। जी हाँ, स्टैटिक जीके जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ चीजें बदलती हैं, जैसे मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं हर बार, हर साल, हर 5 साल पे, तो कौन बदले, राज्यपाल बदले। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके पर्वत पठारों से है, ऐसे क्वेश्चन जो कि पुस्तक और उसके लेखकों से है, तो ऐसे करंट अफेयर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके का भी इंपॉर्टेंस बनता है इस एग्जाम में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के इस एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह के करंट अफेयर यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो मैं इन सभी चीजों को कवर अप कराऊंगा अपने इस चैनल के माध्यम से रोज शाम को 7 बजे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज क्या क्या देखना है ये देखते हैं। आज चूंकि डेली बेसिस वाले क्वेश्चन कुछ लेकर आया हूं आपके लिए, कुछ डिस्क्रिप्शन भी है यहाँ पे, तो चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा, और मैं बीच बीच में आपको गाइड भी करता रहूंगा कि किससे और कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, किस चीज से और कैसे पढ़ा जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का एक बटन होगा उसे दबा के, साथ ही साथ इस बेल के आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जाता रहे रोज शाम को 7 बजे। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं अब सभी टॉपिक्स पे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भारत और अमेरिका को लेकर। एक बहुत बड़ी डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में। ये डील एक्चुअली डोनेशन की तरह है। जी हाँ, हम अमेरिका ने, जी हाँ यूएसए ने इंडिया को $3.6 मिलियन का हेल्प किया है। ये हेल्प क्यों किया गया है इसके बारे में आपको बता दें कि अभी हमारे पूरे देश में कोविड-19 को लेकर बहुत बड़ी महामारी चल रही है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे चीजों को आसान और सुदृढ़ बनाने के लिए ये हेल्प मिला है अमेरिका के द्वारा भारत को। लेकिन इसमें मुख्य बिंदु क्या है, मतलब जो इसका उद्देश्य था वो क्या था, तो जो भी आवंटित कोष है यहाँ पे $3.6 मिलियन का, जो कि अमेरिकन डॉलर है, वो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिया गया है भारत को, और जो भी प्रतिक्रिया की तैयारियां हैं उनको लिया जाए। इस फंड का उपयोग सिर्फ भारत जो है अपनी प्रयोगशालाओं की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए करेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्यों करेगा इंडिया इसका उपयोग, तो जितने भी प्रयोगशालाएं हो रही हैं भारत में, जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उसको लेकर, किसके, तो कोविड-19 के अगेंस्ट में। ठीक है, इसमें विशेष रूप से जो है दोस्तों आपको बता दें कौन कौन सा टर्म है उसको आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि सीरोलॉजी। ठीक है, सीरोलॉजी और जो एक आणविक निदान होता है वो भी शामिल इसमें किया गया। यानी कि आणविक, यानी कि जो भी इसके रिगार्डिंग, जो भी कोविड-19 के रिगार्डिंग जितने भी छोटे छोटे अणुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, उसकी पढ़ाई, उसका अध्ययन करना, उसके बारे में ये अपडेट देगा हमें। उसकी अपडेट से हमें इसके पैसों से अपडेट करना है। यानी कि एक तरह से हेल्प किया है अमेरिका ने, जी हाँ, भारत को $3.6 मिलियन का, कि आप जो है इन सभी चीजों पे
चर्चा करें और इसकी स्टडी करें और इस पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालें। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मुख्य तथ्य थे वो कुछ इस तरह से हैं कि 12 मई को ये घटना हुई है। डेट नोट कर लीजिएगा, 12 मई 2020 को यूएसए ने अनाउंसमेंट किया कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सीडीसी क्या है, ये कौन है सीडीसी, इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को 3.6 अमेरिकी डॉलर सहायता दिया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि सीडीसी जो है, जैसे कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड लेवल पे जो भी देश है ना, वर्ल्ड लेवल पे जो भी देश महामारी या किसी भी आपदा या किसी भी संकट से जूझता है और वहाँ पे उसका हेल्थ स्ट्रक्चर खराब होता है, तो वहाँ पे ये जो WHO है वो सहायता प्रदान करता है, फंडिंग करता है उस देश को, ताकि वो सारी चीज़ें सुधार की जा सके। उसी तरह ये जो है सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल एंड द प्रिवीजन, ये सीडीसी, ये भी वही काम करता है इंटरनेशनली। जी हाँ, पर ये जो एजेंसी है वो अमेरिकन एजेंसी है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये एक नोटेबल पॉइंट है, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक टॉपिक पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USAID। ये USAID क्या है, तो USA का मतलब तो समझ गए आप, है ना, USA का, और ID का मतलब है दोस्तों इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो USAID जो है इससे रिलेटेड है, यहाँ पे ये चीजें पूछ सकता है आपसे, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसका पूर्ण रूप है, ठीक है। चलिए आगे एक और मुख्य बिंदु है यहाँ पे, स्वास्थ्य और मानव सेवा के लिए ये जो फंडिंग किया है अमेरिका ने भारत को, किसके लिए, स्वास्थ्य और मानव सेवा के लिए। एक यहाँ पे बिंदु और नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे दोस्तों, कि इन एजेंसियों ने कुल सहायता के लिए करीब 2.8 बिलियन डॉलर और स्वास्थ्य के लिए 1.4 बिलियन का डॉलर प्रदान किया है, ठीक है। तो ये एजेंसियों ने, ये USAID और कौन, तो CDC ने, ठीक है, अमेरिका ने जो है ये सारे मिलाकर यहाँ पे टोटल जो हमें डोनेट किया है वो 3.6 का है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2.8 बिलियन डॉलर जो है आपको सहायता दिया गया एजेंसियों के द्वारा, और स्वास्थ्य के लिए 1.4 बिलियन का डॉलर दिया गया है। ओके, तो ये सारे मुख्य बिंदु थे भारत और अमेरिका के बीच इस डील का, इतना समझ गए। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकलकर सामने आएगी जो एग्जाम में पूछते हैं, अक्सर प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या, तो पहला है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडीसी, तो याद रखिएगा सीडीसी फॉर डिजीज, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड द प्रिवीजन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ये आपको एकदम तो याद ही रखना होगा। दूसरी चीजें है कि यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है, कैपिटल क्या है, और यूएसए का करेंसी क्या होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप है अभी यहाँ के प्रेसिडेंट, वाशिंगटन डीसी इसका होता है कैपिटल, और यूएसए डॉलर जो है यहाँ का करेंसी है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन पे। स्वास्थ्य वायु ये एक, इसके बारे में बताना है, और ये यहाँ से टॉपिक हो सकता है कि पूछ लिया जाए। ये अभी आपको 12 मई का ही एक अपडेट था, ठीक है, जो कि आपको बताया गया है। तो भारत ने रिकॉर्ड बनाया है, क्या रिकॉर्ड बनाया है, तो 36 दिन के अंदर में वेंटिलेटर बनाने का। जी हाँ, भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, क्या बनाया है, तो 36 दिन में वेंटिलेटर बनाने का। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में, क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज द स्वस्थ वायु, तो स्वस्थ वायु क्या है, इसके बारे में आप हमें बताएं और इस पर प्रकाश डालें, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो बताना है कि जो CSIR है, यानी कि ये जो यहाँ पे लोगो दिख रहे हैं आप CSIR का, यानी कि जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पहले हम जान लेते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है, ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने तथा NAL ये लिखिएगा आप लोग, नाल, है ना, इन्होंने मिलकर बेंगलुरु के साथ, ठीक है, बेंगलुरु में स्वास्थ्य वायु नामक एक वेंटिलेटर विकसित किया है, जो कि 36 दिन के अंदर तैयार हुआ है। तो ये क्या है, एक वेंटिलेटर है, क्या है, एक वेंटिलेटर है। ध्यान से सुन लीजिएगा चीजों को, आप कहीं भी एग्जाम में मिस नहीं कीजिएगा, यही चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस वेंटिलेटर को 36 दिनों के लिए रिकॉर्ड के समय में डिजाइन किया गया है। और जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ पे जुड़ रहे हैं हमारे साथ नए, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक बार, ठीक है, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रोज लेकर आ सके आपके लिए। जी हाँ, 36 दिन में इसको बनाने का एक रिकॉर्ड अपने आप में कीर्तिमान बनाया है, ठीक है।
आगे चलते हैं, मुख्य बिंदुओं पे चलेंगे। यहाँ पे वेंटिलेटर में ऑक्सीजन की सांद्रता को बाहरी रूप से जोड़ने का प्रावधान शामिल होता है, जो कि वेंटिलेटर नेबेल द्वारा मान्यता दी गई है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेंटिलेटर क्या है ये तो आपको पता चल गया है कि क्या होता है, कि एक ऐसा ऑक्सीजन सांद्रता को बाहरी रूप से, एक तो आप मानव जीवित हैं, ठीक है, अगर जीवित मानव है और उनको अगर सांस लेने में जरूरत पड़े तो वो अपने, जी हाँ, अपने सिस्टम, जो मानव सिस्टम बना हुआ है कि उन्होंने ऑक्सीजन लिया और वो जीवित है, जिंदा है। लेकिन जो लोग बीमार होते हैं, उनसे बीमारी के चलते उनको सांस लेने में दिक्कतें होने लगती हैं, जो कि कोविड-19 के इफेक्ट से हमें ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वेंटिलेटर पे लोग भेजते हैं उनको। तो वेंटिलेटर क्या करता है कि आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कैसा ऑक्सीजन? तो सांद्रता युक्त, जो कि बाहरी रूप से जोड़ने का प्रावधान शामिल होता है इसमें, जो कि यहाँ पे निर्माण किया गया है स्वस्थ वायु का नाम से। 36 दिनों में इस वेंटिलेटर को बनाया गया है, तो इसको मान्यता दे दिया है नेबेल ने। अब ये नेबेल क्या है सर? आपने तो CSIR बता दिया, नाल बता दिया, और नेबेल नहीं बताया सर। तो नेबेल भी नोट करेंगे आप यहाँ पे, व्हाट इज नेबेल? तो नेबेल का पूर्ण रूप होता है दोस्तों नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ द टेस्टिंग एंड द कैलिब्रेशन ऑफ लैबोरेटरीज, ये इसका पूर्ण रूप है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पे नेबेल का काम क्या है, ठीक है। तो यह एक चिकित्सा उपकरणों को, प्रयोगशालाओं को, और जो भी प्रशिक्षण होते हैं, यानी जो देते हैं, है ना, जैसे ट्रेनिंग कोई प्रोवाइड करता है, उनके परीक्षण और प्रमाण करता है उनको, यानी कि सर्टिफिकेशन देता है, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नेबेल का एक तो पूर्ण रूप पूछ सकता है एग्जाम में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेशनल एक्रेडेंशियल बोर्ड ऑफ द टेस्टिंग एंड द कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, ये पूर्ण रूप है इसका नेबेल का। क्या करता है ये दोस्तों? तो ये चिकित्सा जगत के जितने भी उपकरण हैं, प्रयोगशाला हैं, या प्रशिक्षण केंद्र हैं, या प्रशिक्षण लोग हैं, प्रशिक्षित लोग हैं, उनको ये सर्टिफाइड करता है, ठीक है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला भी शामिल है, ठीक है, और एशिया के भी प्रयोगशाला भी शामिल है इसमें, जिसको नेबेल जो है सर्टिफाइड करता है, ये आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेबेल, व्हाट इज नेबेल, तो आप बता सकते हैं वहां पे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है प्रीलिम्स में भी, ठीक है। अब जो यहाँ पे मेन पॉइंट है आपको याद करने का, वो है दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए, ये जो है ना, ये आपका ये जो लोगो है, ये आप याद रखिएगा, CSIR का, और ये नेल का लोगो है दोस्तों, NAL का, इसका, ठीक है, ये इसका लोगो है। नेल यानी कि नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी, ठीक है। CSIR और नेल ने मिलकर ही स्वस्थ वायु बनाया है 36 दिनों में, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, तो ये बना है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु जो है कैपिटल है कर्नाटका का, ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, पूछ देगा कि कर्नाटका की राजधानी कौन सी है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो बेंगलुरु इज द राइट आंसर। दूसरा है दोस्तों CSIR का फुल फॉर्म पूछ सकता है, आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च इज द राइट आंसर। तीसरा पूछ सकता है दोस्तों नेबेल का पूर्ण रूप, तो ये आप बता सकते हैं यहाँ से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब यहाँ पे इस चीज को क्लियर हो गया, इतना सारा टॉपिक यहाँ से पूछ सकता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, ये है दोस्तों अगला टॉपिक हमारा अपडेट है, ये भी मध्य प्रदेश से अपडेटेड है, ठीक है। अब देखिए, आप बोलेंगे सर BPSC तो बिहार का एग्जाम है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दूसरे राज्यों के पूछते जाते हैं? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। जो भी अपडेट, देखिए PCS लेवल का एग्जाम जो भी होता है, जहां भी होता है, उसमें खासकर एक चीज खासियत है कि जितने भी एग्जाम होते हैं ना, वो पूरे वर्ल्ड वाइड और इंडिया लेवल पे तो खासकर पूछे ही जाते हैं, जो भी नए अपडेट होते हैं। तो एक अपडेट यहाँ मध्य प्रदेश से आया है, जी हाँ, ये क्या है, तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है दोस्तों FIR आपके द्वार। ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, FIR यानी कि जो अब आप पुलिस में जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, FIR करते हैं किसी चीज को लेकर, तो वो FIR आपके द्वार एक योजना शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने। जी हाँ, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी मध्य प्रदेश की सरकार ने FIR आपके द्वार का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अगर शिकायत दर्ज करना है तो पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। इस योजना में लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए जो हेड कांस्टेबल होगा वो तैनात किया गया है, और इस योजना में स्पॉट FIR पंजीकरण, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, स्पॉट जो है, स्पॉट FIR है ना, स्पॉट FIR पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन पर सक्षम होगी,
ठीक है, जिस समय आपके साथ कुछ घटना हुआ तुरंत आपको फोन करना होगा। जी हाँ, वो एक कंप्लेंट नंबर होगा 112 करके है शायद यहाँ पे। जब शिकायतें गंभीर होंगी तो उनके लिए आपको जो उनके वरिष्ठ अधिकारी होंगे, जो हेड कांस्टेबल से ऊपर होंगे, वो आपको हैंडल करेंगे, आकर सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो FIR समझ गए। एक योजना शुरू की गई है आप अपने द्वार FIR कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। या आप ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान FIR पर कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। ठीक है, और FIR का और इसकी वैधता दंड प्रक्रिया संहिता 1971 के एक्ट के तहत 144 धारा यानी आर्टिकल 144 धारा के तहत परिभाषित किया गया है। तो यहां से पॉलिटी का भी एक क्वेश्चन बनता है, FIR को किस तरह से संविधान में देखा गया है, तो 1973 एक्ट के तहत, जी हाँ, आर्टिकल 154 में ये परिभाषित किया गया है FIR के बारे में। लेकिन अब यहाँ पे कुछ नए तरीके लाए गए जिसे हम लोग स्पॉट FIR या फिर FIR अपने द्वार के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये एक मध्य प्रदेश से अपडेट था दोस्तों। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो किसकी है, तो भारतीय जनता पार्टी की। पॉइंट 1 ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ के CM कौन है, तो यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, यहाँ का जो कैपिटल है वो कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो भोपाल। ये 3 चीजें तो आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि हु इज द गवर्नर ऑफ MP। जल्दी से आंसर कीजिएगा, आपके आंसर का वेट करूंगा। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना होगा आज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि इस वीडियो के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला हमारा है दोस्तों कि आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार डेटा को अधिकतम कितने दिन तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में भी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन इस तरह के पूछ लिए जाएंगे और ऑप्शन दे दिया जाएगा यहाँ पे, तो आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा जल्दी बताइएगा इसका आंसर। आपको इसका आंसर बताने के लिए 3 सेकंड आपको दिए जाएंगे, यहाँ पे आपको आंसर बताना होगा। जल्दी से आंसर कीजिएगा। चलिए आंसर कीजिएगा। यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जारी किए गए जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार डेटा को अधिकतम, बिल्कुल आंसर अगर आप कर रहे हैं B यानी कि 180 दिनों तक रखा जा सकता है, तो आपका उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही है। और भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक एप्लीकेशन का लॉन्चिंग किया है जिसका नाम हम लोग आरोग्य ऐप, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे इसका उपयोगकर्ता जो है वो डेटा को, जी हाँ, 180 दिनों तक उसके डेटा को संग्रहित यानी कि स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, और नए मानदंड जो है केवल जनसांख्यिकी यानी कि जो संपर्क है, स्वयं मूल्यांकन है, उसके ऊपर ये लोकेट करता है आपको। यानी कि सपोज मान लीजिए कि आप विदेश यात्रा से लौटे हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो कि इससे पीड़ित हैं, इस कोविड-19 से, उसमें आपको पता चलेगा। कितनी दूरी पे हैं वो लोग, ये भी आपको बताएगा आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, लेकिन इसकी एक खामी अभी हाल ही में पता चला है कि ये जो है आपका अपडेट जो है वो पर डे का अपडेट नहीं दे पा रहा है। खैर, इसकी ये खामी है, इसको भी जल्द ठीक कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका B है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश ने, यहाँ बताइएगा, $1,80,000 की इनामी राशि वाले FIDchess.com ऑनलाइन नेशंस कप का पहला संस्करण जीत लिया है। Which country won the first edition of the FIDchess.com online national cup worth $1,80,000? तो ये इनामी राशि किस देश ने जीती है वो आपको बताना है। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इनके आंसर। बिल्कुल, अगर आप यहां पे उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, चाइना इज द राइट आंसर। जी हाँ, चीन ने ये खिताब जीता है दोस्तों हाल ही में। $1,80,000 का इनामी राशि, जी हाँ, FIDchess.com ऑनलाइन नेशनल कप जीता है। जबकि भारत इसमें कौन से स्थान पे था, तो याद रखिएगा 5th नाम पे था, यानी कि 5वें स्थान पे रहा। और जो राउंड रोबिन चरण है, यानी कि इसका जो एक स्टेप है ना, इसमें आपका राउंड है, इसका नाम है राउंड रोबिन। इसमें अधिकतम अंकों के आधार पर चीन को विजेता घोषित कर दिया गया। चूंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें अमेरिका के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ रहा चीन ने, और चीन ने
48,000 अमेरिकी डॉलर, अमेरिका ने 36,000 और अन्य देशों ने 24,000 का पुरस्कार जीता था, जिसमें कि भारत भी 24,000 में था। और चाइना जो कि सबसे ज़्यादा जीता है 1,80,000, जी हाँ, डॉलर। ओके, और अमेरिका जो है आपको कितने का जीता है, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, 36,000 डॉलर का इनाम जीता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं उड़ीसा के, ठीक है, उन्होंने उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शुरू किया है एक हेल्पलाइन। वो क्या है, उसका नाम क्या है? हेल्पलाइन है ये जो, उसका नाम क्या है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द हेल्पलाइन लॉन्च बाय द यूनियन ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर फॉर द स्टूडेंट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा? बिल्कुल, अगर आपका उत्तर आ रहा है यहाँ पे भरोसा, यानी कि आंसर अगर आप बी कर रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अच्छा एक मैं सवाल और पूछूंगा कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, उनका नाम क्या है? बिल्कुल, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। नोट कर लीजिएगा, इनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। जिन्होंने निशंक ने हाल ही में नई दिल्ली में एक आभासी मंच के साथ साथ यहाँ पे उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है। जी हाँ, किसके लिए? तो उड़ीसा के लिए, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जितने लिए, उनके लिए हेल्पलाइन शुरू किया है जिसका नाम है भरोसा। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? तो कोविड-19 की महामारी से कठिन समय में दौरान जो छात्र हैं, वो छात्र समुदाय जो भी छात्र का जो संगठित है ना, ये हमारा, उसको सहायता मिल सके। और हेल्पलाइन के जरिए क्या होगा, कुछ नंबर दिए गए हैं जैसे कि 08046801010। ये इस नंबर पे छात्र जो है अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं किसी भी बीमारी के निवारण के लिए। ठीक है, कोविड-19 के विरुद्ध ये जो है ऐप, इसको जो है इसको लॉन्च किया गया है, इस योजना को, हेल्पलाइन को। ठीक है, चलिए याद रहेगा, उड़ीसा के लिए, उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए। ओके, चलिए आंसर क्या है? भरोसा। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कि किस भारतीय राज्य ने, केंद्र शासित प्रदेश ने पहली पहल की है FIR आपके द्वार योजना? अभी मैंने बताया इसका क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको जो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, तो यहाँ पे आंसर आप बिल्कुल कीजिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किया है FIR आपके द्वार। ठीक है, यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न भी मैंने आपको सारे चीज़ें बता दी हैं। यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ का कैपिटल कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा और जरूर इसके बारे में पढ़िएगा। ठीक है, मैंने बताया है वैसे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कृषि मंत्रालय ने लक्ष्य के अनुसार 15 मई से पहले कितने मंडियों, यानी कि बाजार है ना, को ENM प्लेटफॉर्म के साथ एकत्रित किया जाना है? अकॉर्डिंग टू द टारगेट, जी हाँ, ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, हाउ मेनी मंडीज, इट मीन्स मार्केट, आर टू बी द इंटीग्रेटेड विद द ENAM प्लेटफॉर्म? ENAM प्लेटफॉर्म के साथ मर्ज करना है, मिलाना है बिफोर 15 मई, जी हाँ, 15 मई से पहले। तो आप याद रखिएगा, करीब 1000 ऐसी मंडियां को, नोट कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे 1000 होगा, सी हो जाएगा आंसर, नोट कर लेंगे। ठीक है, 1000 ऐसी मंडियों को यहाँ पे किया गया है। लगभग 117 मंडियों को ENAM में जोड़ा जा चुका है पहले ही, और इसमें देश में कुल मंडियां 962 हो चुकी हैं। अभी फिलहाल 962 हो गई हैं। 15 मई तक ये टारगेट रखा गया है 1000 करने का, और इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी मंडियों का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके लिए आपको बता दें कि ऑनलाइन मंडियों का उपयोग जो है अब नारियल, बांस के व्यापार के लिए किया गया है अभी तक, और वर्तमान में इस मंच के माध्यम से ही करीब 150 वस्तुओं का कारोबार किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। जी हाँ, करीब 150 ऐसी वस्तुएं हैं जिसका मार्केटिंग हो रहा है इस मंडियों के द्वारा। जी हाँ, जिसका नाम क्या है? ENAM प्लेटफॉर्म। यहाँ से जुड़िए। जी हाँ, और यहाँ पे करीब तेल के बीज, सब्जियां, फल, फाइबर और खाद्य भी शामिल हैं। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1000 मंडी, जिनको अभी प्रावधान किया गया। अभी तक 962 लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। 15 मई तक का टारगेट है 1000 इसको पूरा करने का। कृषि मंत्रालय का एक अनुसार ये चीजें अपडेट किए गए हैं। तो मेरा एक सवाल आपसे और है यहाँ पे कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्रालय कौन है? ठीक है, मंत्री कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो 2 सवाल मैंने अभी आपसे पूछे हैं, एक तो MP का गवर्नर कौन है, और एक 5वें में है पूछा मैंने कि कृषि मंत्रालय के जो हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो कौन है, उनका नाम बताइएगा।
ठीक है, तो 2 सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, वीडियो कैसा लगा एक हमें लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, अपने दोस्तों के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए और रोज शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप लोग अनअकैडमी बीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। फीडबैक अगर अच्छा नहीं रहा तो दूसरी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन फीडबैक अच्छा रहा, ऐसी क्लासेस चाहिए आपको रेगुलरली, ठीक है, हर एक टॉपिक पे, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।